नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। अगर आप एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी, दिल्ली पुलिस किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, रोज रात 9 बजे वाली ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम 75 दिन के अंदर इन चारों एग्जाम की जीके जीएस को जड़ से उखाड़ कर फेंकने वाले हैं। एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके जीके जीएस के क्वेश्चंस को हम डिटेल के साथ कवर कर रहे हैं। आज की इस क्लास का भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा और आज है हमारा 15वां दिन। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए गाइस, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो भाई बहुत लंबी क्लास नहीं रहती, हमारी छोटी सी क्लास रहती है ताकि हम कम पढ़े लेकिन सिलेक्टेड पढ़े, महत्वपूर्ण पढ़े। और हाँ, जब भी आप कोई भी क्लास देख रहे होते हैं ना, आपके हाथ में पेन और एक नोटबुक होना चाहिए। जितने भी महत्वपूर्ण टर्म्स आती हैं उन सभी को नोट डाउन करते हुए चला करें। समझ गए? तो चलिए गाइस, आज की क्लास का फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 के पेपर में पूछा जा चुका है। सवाल है हमारा, खालिस्तान इसकी स्थापना 1867 में दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ये चार समाज है हमारे, या फिर चार आंदोलन है। इन चारों में से किसकी स्थापना 1867 में हुई थी? साथ ही दादोबा पांडुरंगा और उनके भाई आत्माराम पांडुरंगा ने करी थी। ये सारे के सारे समाज सुधारक आंदोलन थे। ठीक है, यानी कि धर्म सुधार आंदोलन थे। ठीक है, इन चारों में से किसकी स्थापना 1867 में हुई थी? तो भाई आत्माराम पांडुरंग जो संबंध है, इनका जो संबंध है वो प्रार्थना समाज से रिलेटेड है। ठीक है, इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी जो कि एक धर्म सुधारक आंदोलन था। इन्होंने अपने भाई दादोबा पांडुरंग के साथ 1867 में इसकी स्थापना करी थी। बाकी तीन और ऑप्शन हमारे पास है, जैसे कि एक आर्य समाज है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में हुई थी। प्रार्थना समाज बता चुका हूं, आत्माराम पांडुरंगा द्वारा 1867 में इसकी स्थापना हुई थी। साथ ही तत्व बोधिनी सभा भी थी जिसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1839 में हुई थी। देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिता थे। इन्होंने तत्व बोधिनी समाज की जो स्थापना करी थी, एक धर्म सुधार आंदोलन था, धर्म सुधार सभा थी जिसकी कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी 1839 में। क्लियर है? अब देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने 1842 में ब्रह्म समाज ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि दोनों ही समाजों का सेम टू सेम पर्पस था, दोनों के दोनों धर्म सुधार आंदोलन थे। उसके बाद जाके कभी 1859 में तत्वबोधिनी सभा भी ब्रह्म समाज में ही विलय हो गए थे, ये दोनों आपस में मिल गए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी थी 1828 में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट था सती प्रथा को हटाना। ठीक है, और राजा राम मोहन राय का सबसे बड़ा हाथ है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है, सती प्रथा कब हटी थी? 1829 में। मैंने आपको कल परसों की वीडियो में सारी चीजें क्लियर करा रखी एकदम डिटेल से। तो भाई आज के सवाल का सही आंसर है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी? 1867 में दादोबा पांडुरंगा और उनके भाई आत्माराम पांडुरंगा ने। समझ गए गाइस? बाकी चार और इंपॉर्टेंट समाज मैंने आपको बता दिए, इनको और कवर कर लीजिएगा। अगला सवाल है, यह सवाल भी एसएससी एमटीएस 2023 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसको शॉर्ट में पीएमजेडीवाई बोला जाता है, में अब 472 मिलियन से अधिक खाते हैं। इस सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? 12 अक्टूबर 2022 तक आपको बताना है, क्योंकि यह सवाल पूछा जा चुका है एसएससी एमटीएस 2023 वाले पेपर में। समझ गए गाइस? कौन से राज्य में सबसे ज्यादा खाते खुले हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत? प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या था? प्रधानमंत्री ने, भारत के प्रधानमंत्री ने इस योजना को इसलिए लॉन्च करा था ताकि भारत के हर एक एरिया तक, गांव-गांव तक, क्षेत्रीय ग्रामीण इलाकों तक हर एक इंसान को बैंक की सुविधा से जोड़ा जा सके। ठीक है, इसलिए फ्री खाते खोले गए थे प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत। और अब तक 2022 तक 472 मिलियन खाते खुल चुके हैं। देखिए, अब तक की अगर हम बात करें, ठीक है, बहुत सारे खाते खुल चुके हैं। ये तो 2022 का मैंने आपको डेटा दिया। पीएमजेडीवाई का मतलब है प्रधानमंत्री जन धन योजना। यह भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 2014, कब? 15 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। एक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हर घर के लिए कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाता, वित्तीय साक्षरता और ऋण, बीमा, पेंशन तक पहुंच के साथ बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिकी पहुंच प्रदान करना था। इसका मोटो है मेरा खाता भाग्य विधाता। सबसे ज्यादा जो खाते खुले हैं
टॉप पर जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश राज्य की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, लगभग 19 करोड़ के आसपास टोटल पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर। तो भाई प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर ही सबसे ज्यादा खाते खुले हैं। समझ गए गाइस। अगला सवाल है एसएससी सीएचएसएल 2023 का सवाल है, संगम साम्राज्य है या फिर दोस्तों इसको संगम पीरियड भी कई बार बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? संगम पीरियड के नाम से ये बहुत ज्यादा फेमस है हिस्ट्री में। पांड्या की राजधानी खालिस्तान थी। अब पांड्या एक राजवंश था जो कि तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध राजवंश था। संगम पीरियड इसको क्यों बोलते हैं? दक्षिणी भारत में तमिल देश के अंदर, उस टाइम पर तो देश ही बोला जाता था, ठीक है, जब राजा महाराजा थे, 3 राजवंश थे, पांड्या, चोल, चेर। पांड्या, चोल, चेर तीनों की तीनों एक ही देश में थे। 3 का संगम बना हुआ था, इसलिए पूछा जा रहा है उस टाइम का जो संगम साम्राज्य था एक बड़ा साम्राज्य था जहां पर 3 अलग अलग राजवंश थे। उनमें से जो एक पांड्या राजवंश था उसकी राजधानी क्या थी? तो भाई पांड्या वंश की जो राजधानी थी मदुरई थी। क्या थी? मदुरई, जो कि तमिलनाडु के अंदर ही पड़ता है। देखिए पांड्या राजवंश का जो संस्थापक था वो कुंडुगोन को माना जाता है। उन्होंने 6ठी शताब्दी ईस्वी में कालभ्रोम को हराकर पांड्य साम्राज्य को फिर से स्थापित किया था। अब चोल का जो संस्थापक था विजाल्य चोल था और चेर का जो संस्थापक था उदयन चेरालाथन। ठीक है, तो अगर कभी भी संगम साम्राज्य या फिर संगम पीरियड के बारे में पूछ ले तो भाई तमिलनाडु में 3 राजवंश थे जिसमें से एक पांड्या, चोल, चेर था, उसी को ही संगम पीरियड कहा जाता था क्योंकि ये तीनों की तीनों एक ही टाइम पर स्थापित हुए थे। ठीक है, एक ही टाइम पर राज कर रहे थे। अगला सवाल है एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पेपर में पूछा जा चुका है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी किस देश द्वारा की जा रही है? सवाल 2023 के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया। फीफा विश्व कप से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछ ले याद रखेगा, फीफा विश्व चैंपियनशिप जो है हर 4 साल में कंडक्ट कराई जाती है और फीफा एक फुटबॉल की बहुत बड़ी चैंपियनशिप है जिसकी शुरुआत एग्जैक्टली 1930 में हुई थी। फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में। सवाल पूछ रहा है कि 2022 में इसकी मेजबानी किसने करी थी? 2022 में इसकी मेजबानी किसने करी थी? कतर ने करी थी। किसने करी थी? कतर ने। समझ गए? 2022 में तो 4 साल बाद कब होगी? 2026 में होगी। 2026 की मेजबानी कौन करेगा? 2026 में 3 देश इसकी मेजबानी करेंगे जिसमें से एक तो यूएस है, ठीक है, एक आपका मैक्सिको, ठीक है, और चौथा आपका कनाडा। ये 4 देश मेजबानी करेंगे। ज्यादातर जो मेजबानी करेगा वो आपका यूएस, यूनाइटेड स्टेट है। बाकी कुछ प्रतिस्पर्धा, कुछ खेलों की इवेंट्स मैक्सिको और कनाडा में भी होने वाला है। 2026 की मैंने बात करी, 2022 तो कतर था ही। 1930 में उद्घाटन टूर्नामेंट के बाद से यह टूर्नामेंट हर 4 साल में आयोजित किया जाता रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1942 और 46 को छोड़कर, मतलब 1942 में मेजबानी नहीं हुई और 1946 में ये चैंपियनशिप नहीं हुई क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड का दौर था, वरना हर 4 साल में इसका आयोजन होता है। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना है। 2022 की चैंपियन जो है वो अर्जेंटीना टीम है जिसने फ्रांस को हराकर 2022 विश्व कप में अपना 3रा खिताब जीता था। ठीक है, अर्जेंटीना के विश्व प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? लियोनेल मेसी है। समझ गए? इसकी स्थापना 1930 में हुई थी, आज 95 साल हो चुके हैं। अक्षेत्र अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा है। कितनी टीम होती है? 32 टीम होती है, लेकिन 2026 में टोटल 48 देशों की टीम इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। संबंधित प्रतियोगिता कौन सी है? फीफा महिला विश्व कप है, फीफा अंडर 20 विश्व कप भी है, फीफा अंडर 17 विश्व कप भी है। साथ ही वर्तमान चैंपियन कौन है? अर्जेंटीना है, 3री बार इसने खिताब को अपने नाम किया है। सबसे सफल टीम कौन सी है? ब्राजील है जिसने 5 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। फीफा FIFA इसका मतलब क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। समझ गए दोस्तों? तो एग्जाम में इस बार जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो आपका पूछा जाएगा 2026 में मेजबानी कौन करेगा? यूएस, मैक्सिको, कनाडा। ये 3 देशों की लगभग 16 सिटीज, 16 सिटीज में इनका इस बार आयोजन होगा। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 में खालिस्तान की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया। देखिए दोस्तों, पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में हुई थी, यानी कि अंग्रेजों से मांग करी, आंदोलन शुरू किए गए कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है, यानी कि दोहरी
राजनीति नहीं चाहिए कि अंग्रेज भी शासन कर रहे हैं। अंग्रेजों ने यही कहा था कि भारत भी शासन करेगा और भाई हम भी शासन करेंगे, लेकिन भारतीयों ने कहा कि हम तो भाई पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी तरीके से भारत को छोड़ दो और हमारे हाथ में दे दो। ठीक है, ठीक है। तो ये पहली बार जो मांग हुई थी 1929 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। कब हुई थी ये पूछ रहा है कि उसके अध्यक्ष कौन थे, जब वो अधिवेशन हुआ था, जब वो सभा हुई थी, कहां हुई थी और उसके अध्यक्ष कौन थे। देखिए दोस्तों, पूर्ण स्वराज की जो मांग हुई सबसे पहले लाहौर अधिवेशन में हुई। कहां पर? लाहौर अधिवेशन। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं 31 दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे इसके अध्यक्ष। ठीक है, तो क्वेश्चन का सही आंसर मिल गया, जवाहरलाल नेहरू जी। और पहली बार जब भारत का तिरंगा लहराया गया था वो लाहौर अधिवेशन में 1929 को ही लहराया गया था। यहां पर पहली बार स्वराज की मांग हुई, पूर्ण स्वराज की मांग करी गई और यहां पर घोषणा करी गई कि आने वाली 26 दिसंबर नहीं जनवरी, आने वाली 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता के रूप में हम मनाएंगे। ठीक है, और ऐसा ही हुआ था, जगह जगह पर भारत के अलग अलग इलाके में स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। समझ गए दोस्तों? तो अगर सवाल पूछ लिया जाए कि पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई, 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा हुई, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी ही इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान है, उनकी पुस्तक प्रजातियों की उत्पत्ति में विकास के विचार का वर्णन किया गया है। किसकी पुस्तक है? जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, यानी कि जो मानव विकास हुआ है, पहले मानव आदिवासी था, आदि मानव था, उसके बाद आग जलानी जानी, खाना खाना जाना, और फिर डेवलपमेंट जो ही मानव विकास जो हुआ, हम बंदर से इंसान जो बने, इसका जो पूरा विवरण हमें मिलता है वो एक किताब में मिलता है। किताब का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, हिंदी में प्रजातियों की उत्पत्ति। इस किताब के लेखक कौन है? इस किताब के लेखक है चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन ने लिखी है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अगला सवाल है, गुज्जर, प्रतिहारा, राष्ट्रकूट और पाल राजवंशों में संबंधित शासकों ने खाली स्थान पर नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी। यानी कि एक राज्य था भारत के अंदर गुर्जर, प्रतिहारा, एक थे राष्ट्रकूट और एक था पाल वंश। जिस टाइम की ये बात हो रही है उस टाइम पर मान के चलिए भारत का नक्शा है। ठीक है, ये तो गुर्जर प्रतिहारा थे, लिख देता हूं, गुर्जर प्रतिहारा तो यहां पर बैठे थे गुजरात के आसपास। ये आपका बंगाल पड़ता है, क्या पड़ता है? बंगाल। यहां बैठे थे पाल वंश, पाल साम्राज्य। और दोस्तों एक यहां पर पड़ता है आपका कर्नाटक। ठीक है, लगभग यहां कर्नाटक। यहां पर कौन बैठे थे? राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट। तो ये तीन साम्राज्य थे, तीन शासक थे। और ये हमारा उत्तर प्रदेश पड़ता है, यहां पर पड़ता है कन्नौज, कन्नौज। तो इन तीनों ने कन्नौज के ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश करी एक साथ ही। ठीक है, गुज्जर प्रतिहारा सोच रहे थे कि हम कन्नौज के ऊपर शासन कर लेंगे, अपने कब्जे में ले लेंगे। पाल बंगाल में बैठे हुए सोच रहे थे कि हम कन्नौज के ऊपर शासन करेंगे। राष्ट्रकूट सोच रहे थे कर्नाटक में बैठ के कि हम कन्नौज के ऊपर शासन करेंगे। इसीलिए इसे कन्नौज ट्राइंगल के नाम से भी जाना जाता है। ये ट्राइंगल बन जाता है कन्नौज ट्राइंगल। क्या? कन्नौज ट्राइंगल, कन्नौज ट्राइंगल, कन्नौज ट्राइंगल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लेकिन फाइनली कन्नौज के ऊपर जो नियंत्रण करा ना, वो पता है किसने करा? वो करा था दोस्तों राष्ट्रकूटों ने। किसने? राष्ट्रकूटों ने। गुज्जर प्रतिहारा ने। अंततः गुजरों ने के राजा नागभट्ट द्वितीय ने 816 में कन्नौज का ताज जीता और खुद को कन्नौज का राजा घोषित किया। तो भाई गुर्जर प्रतिहाराओं का एक शासक था, राजा था नागभट्ट द्वितीय, जिसने 816 में कन्नौज के ऊपर फाइनली अपना आधिपत्य जमा लिया था। ठीक है, क्योंकि कन्नौज का एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक था जो कि 606 ईस्वी से 642 तक राज किया था, जिसने कन्नौज के ऊपर, जिसका नाम था राजा हर्षवर्धन। क्या नाम था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज साम्राज्य जो था वो वीक पड़ गया था। उसके बाद कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। आखिरी सबसे शक्तिशाली हिंदू शासक था हर्षवर्धन, जिसके बाद सबकी नजर दक्षिण में से कन्नौज के ऊपर चली गई थी। तो फाइनली उसकी मृत्यु के बाद 816 यानी कि कई सौ साल बाद गुज्जर प्रतिहाराओं ने कन्नौज के ऊपर नियंत्रण कर लिया था। राजा का नाम था राजा नागभट्ट द्वितीय। और इस कॉन्फ्लिक्ट को
कन्नौज ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित होने वाला पहला संगीतकार था? इन चारों में से वो कौन सा संगीतकार है जिसको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला और ये पहला संगीतकार था? ठीक है, थी या फिर? तो भाई इनका नाम था एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी एक प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका थी और उन्हें 1998 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार थी। सुब्बलक्ष्मी को संगीत की रानी के रूप में भी जाना जाता था। पेपर में सवाल पूछा जा सकता है कि भाई संगीत की रानी से के नाम से किसको संबोधित किया जाता था? एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान को व्यापक रूप से सराहा जाता था। कौन सा म्यूजिक स्टाइल से संबंधित थी? कार्नेटिक, जो कि कर्नाटक का प्रसिद्ध है। ठीक है। फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू रिसीव द रेमन मैग्सेसे अवार्ड इन 1974। तो भाई ये पहले संगीतकार तो हैं ही भारत की जिनको 1998 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, भारत रत्न से। साथ ही पहली म्यूजिशियन है भारत की जिनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था 1974 में। क्लियर है? इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है 1954 में। पद्म विभूषण से 1975 में इनको सम्मानित किया जा चुका है। इंदिरा गांधी अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है 1990 में। साथ ही रेमन मैग्सेसे अवार्ड में से इनको 1974 में, संगीत नाटक अकादमी से 1956 में। तो भाई कालिदास सम्मान से इनको क्लासिकल म्यूजिक के लिए 1988 में सम्मानित किया गया। तो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी कहां से बिलोंग करती थी? कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक का जो शास्त्रीय संगीत है उससे संबंधित ही कर्नाटक। याद रखिएगा, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी भारत की बहुत ही प्रसिद्ध एक संगीतकार थी। अगला सवाल, जुलाई 2022 में विश्व खेल 2022 की मेजबानी की? खाली स्थान पूछा गया। विश्व खेल 2022 की मेजबानी किसने करी? और यह सवाल एसएससी कांस्टेबल जीडी 2024 के पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो भाई विश्व खेल 2022, सबसे पहले तो जो विश्व खेल है या फिर वर्ल्ड गेम है, ठीक है, इनकी जो शुरुआत हुई थी 1981 में हुई थी। क्लियर है? और पहला जो संस्करण हुआ था वो सांता क्लारा, कैलिफोर्निया, अमेरिका में हुआ था। तब से हर 4 साल के बाद इनको मनाया जाता है। मतलब ये खेलों की इन खेलों का आयोजन होता है। आखिरी जो खेल हुआ था वो 2022 में हुआ था। वैसे 2021 में होना था। ठीक है, कब होना था? 2021 में, लेकिन कोरोना के चलते 2022 में आयोजन हुआ। ब्रमिंगम, अलबामा, यूएस में इनकी इसने मेजबानी करी थी। अगली जो घटना है, अगला जो इवेंट होगा 2025 में होगा। चेंगदू, चाइना 2025 की मेजबानी करेगा। तो पेपर में इस बार सवाल ये पूछा जा सकता है, विश्व खेल 2025 की मेजबानी, वर्ल्ड गेम 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भाई चाइना करने वाला, इस बात का ध्यान रखेगा। जुलाई 2022 में विश्व खेल 2022 की मेजबानी ब्रमिंगम, अलबामा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने की थी। 2025 में विश्व खेल 7 से 17 अगस्त तक चीन के चेंगदू में आयोजित होने वाले हैं। इसमें 5000 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे। यह आयोजन एशिया में आयोजित होने वाला तीसरा विश्व खेल होगा और चीन द्वारा मेजबानी करने वाला पहला अवसर होगा। विश्व खेल उन खेलों पर केंद्रित है जो ओलंपिक में नहीं है, यानी कि ऐसे जो स्पोर्ट्स हैं जो कि ओलंपिक में नहीं होते, ये विश्व खेल में होते हैं। जैसे कि एयर स्पोर्ट्स नहीं होते ओलंपिक में, बॉल स्पोर्ट्स नहीं होते ओलंपिक में, रिदमिक स्पोर्ट्स, मार्शल आर्ट्स, माउंटेन स्पोर्ट्स और वाटर स्पोर्ट, ये सारे के सारे खेल इस टाइप के खेल होते हैं वर्ल्ड गेम चैंपियनशिप में, जो कि ओलंपिक में नहीं होते, इसलिए ज्यादा इतनी प्रसिद्ध है। 2025 में चाइना इसकी मेजबानी कर रहा है। अगला सवाल, किसी व्यक्ति को भारत का उपराष्ट्रपति बनाने के योग्य होने के लिए उसकी आयु खाली स्थान वर्ष होनी चाहिए। यानी कि अगर भारत का उपराष्ट्रपति किसी को बनना है, कम से कम उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो भाई कम से कम उसकी एज होनी चाहिए 35 वर्ष, और वो राज्यसभा का मेंबर बनने लायक हो। ठीक है, राज्यसभा का मेंबर बनने लायक हो, इतनी उसकी योग्यता होनी चाहिए। अगला सवाल है, भारत का संविधान सभा द्वारा वर्ष में अपनाया गया था। भारत का संविधान सभा द्वारा किस वर्ष में अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1949 में अपनाया गया था, 26 नवंबर। भारत का संविधान इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत या फिर अपनाया गया था, और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था।
भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसीलिए हर वर्ष 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि भारत के संविधान को लागू किया गया था। अगला सवाल है, एस अगेंस्ट ओड्स, एस अगेंस्ट ओड्स इज एन ऑटोबायोग्राफिकल बुक बाय, एस अगेंस्ट ओड्स एक किताब है, एक ऑटोबायोग्राफी है। किसके द्वारा इसे लिखा गया है, किसके द्वारा इस किताब को लिखा गया है, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? 4 नाम आपके सामने है। वी ग्री, जो कि भारत के तीसरे शायद राष्ट्रपति थे, ठीक है, मैरी कॉम, या फिर सानिया मिर्जा, या फिर सचिन तेंदुलकर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सानिया मिर्जा। एस अगेंस्ट ओड्स सानिया मिर्जा की एक ऑटोबायोग्राफी है। सानिया मिर्जा जो कि भारत की एक बहुत ही प्रसिद्ध टेनिस प्लेयर रह चुकी है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय संगीतकार थे? ये भारत के 4 संगीतकार हैं। इन चारों में से वो भारत के कौन से पहले संगीतकार हैं जिनको ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है? और दोस्तों ये बहुत ही प्रसिद्ध है, इनको बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। और पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो भाई इन प्रसिद्ध पर्सनैलिटी का नाम है पंडित रविशंकर। अगर पूछा जाए कि भाई ये कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है, वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा सितार। ये सितार बजाया करते थे पंडित रविशंकर, और ये भारत के पहले एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनको ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। पंडित रविशंकर एक प्रसिद्ध सितार वादक और संगीतकार 2013 में ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए गए थे। यह पुरस्कार उन्हें 55वें ग्रैमी पुरस्कार समारोह में मरणोपरांत दिया गया था। रविशंकर भारतीय शास्त्रीय संगीत को पश्चिमी दुनिया में ले जाने में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, यानी कि भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है उसको पश्चिमी देशों में प्रसिद्ध करने का जो श्रेय जाता है वो पंडित रविशंकर को जाता है। उन्होंने कई पश्चिमी संगीतकारों के साथ सहयोग किया है, जिसमें द बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन भी शामिल है। उन्हें 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए कि भाई पंडित रविशंकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा 1999 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। समझ गए? अगला सवाल है, तराइन की पहली लड़ाई खालिस्तान के बीच लड़ी गई। तराइन जो है एक बहुत बड़ा मैदान हुआ करता था जो कि हरियाणा राज्य के अंदर होता था, ठीक है। तराइन का जो युद्ध हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था वो 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 17 बार हराया, लेकिन फाइनली 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध जो था, दूसरा बड़ा युद्ध, उसमें धोखे से पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने हरा दिया था और बंदी बना के अफगानिस्तान ले गया था। समझ गए? तो भाई तराइन के दूसरे युद्ध में जो कि 1192 में हुआ था, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में तराइन का युद्ध हुआ था। हिस्ट्री में पृथ्वीराज चौहान किन्हें कहा गया? जो पृथ्वी 3 है ना, ठीक है, पृथ्वीराज 3, पृथ्वीराज 3rd, तृतीय, उन्हीं को ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से संबोधित किया जाता है। पेपर में ये सवाल मैंने कई बार देखा है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लौह अवशोषण को प्रभावित करता है? लौह अवशोषण मतलब आयरन को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होता है उसको प्रभावित करता है कौन सा विटामिन, ठीक है। तो भाई कौन सा विटामिन काम आता है आयरन को एब्जॉर्ब करने की शक्ति को बढ़ाने या फिर कम करने में? अगर वो विटामिन कम हो गया बॉडी के अंदर तो भाई हमारी बॉडी आयरन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। अगर उस विटामिन की मात्रा हमारे शरीर को अच्छे से मिल रही है तो हमारी बॉडी आयरन को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी को विटामिन की भी जरूरत है, आयरन की भी जरूरत है। तो भाई उस विटामिन का नाम है विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो बॉडी के अंदर जो लौह अवशोषण है, ठीक है, आयरन एब्जॉर्प्शन है, उसको प्रभावित करता है।
अब विटामिन के केमिकल नेम्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। जैसे कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनोल। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है, टोकोफेरोल। ठीक है। विटामिन के साइलोकुनेन एंड मेनाकुनेंस। विटामिन B1 थायमिन कहा जाता है। विटामिन B2 रेबिफ्लोविन कहा जाता है। विटामिन B3 नियासिन कहा जाता है। विटामिन B5 पैंथोनिक एसिड कहा जाता है। विटामिन B6 पायरोडोक्सिन। विटामिन B7 बायोटीन। विटामिन B9 फोलिक एसिड। विटामिन B12 साइनोकैबोलेमाइन। विटामिन C एस्कोर्बिक एसिड। विटामिन C बहुत ज्यादा पूछा जाता है। विटामिन C का केमिकल नेम क्या है, एस्कोर्बिक एसिड। अगला सवाल है, 2022 तक भारत के पड़ोसी देश मालदीव की राजधानी क्या थी? तो भाई मालदीव भारत के एक पड़ोसी देश है, एक बहुत बड़ा आइलैंड है ऐसा हम कह सकते हैं, जिधर मतलब जो अरब की खाड़ी है उधर है। ठीक है। तो भाई मालदीव की जो कैपिटल है वो माले है। क्या है कैपिटल मालदीव की? माले। अगला सवाल, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को खालिस्तान नृत्य के लिए पहचाना जाता है। इन चारों में से कौन से नृत्य के लिए पहचाना जाता है नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को? ठीक है। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना है। तो भाई इन चारों में से जो भी नृत्य है, इन चारों में से जो भी नृत्य है राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, उसी कला की नृत्यांगना है गुलाबो सपेरा। ठीक है। तो इस सवाल का सही आंसर है कालबेलिया। कालबेलिया जो नृत्य है वो राजस्थान का ही तो है। राजस्थान का एक प्रसिद्ध नृत्य कौन सा? कालबेलिया, जिसको सपेरा डांस भी कहा जाता है। ठीक है। सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। उसके दो कारण है, एक तो प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा के नाम से कहा जाता है, और इसमें जो औरतें होती है ना वो काली वेशभूषा पहनकर कुछ नागिन डांस की तरह डांस करती हैं, और जो पुरुष होते हैं वो जो बीन बजाते हैं, इसलिए इसको कालबेलिया और सपेरा डांस के नाम से जाना जाता है। और सपेरा डांस की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन थी? गुलाबो सपेरा। समझ गए? गुलाबो सपेरा इज एन इंडियन डांसर फ्रॉम राजस्थान। जन्म 1973 में हुआ था। ठीक है। 52 साल की आज इनकी एज है। राजस्थान से बिलोंग करते हैं। पद्मश्री अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है गाइज। बिहू जो लोक नृत्य है वो असम राज्य का है। कौन से राज्य का? असम। गरबा जो है गुजरात राज्य का एक लोक नृत्य है। झूमर जो है जैसे झूमर और जैसे झारखंड राज्य के एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। समझ गए गाइज? अगला सवाल है, छठ पूजा के त्योहार के दौरान किस भगवान की पूजा की जाती है? छठ पूजा जो कि हमारे बिहार राज्य का, झारखंड राज्य का बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है। जब दिवाली आती है उसके कुछ दिन बाद ही छठ पूजा आती है। बिहार के जो लोग हैं या फिर झारखंड के जो लोग हैं छठ पूजा को दिवाली से भी ज़्यादा धूमधाम के साथ मनाते हैं। ठीक है। आपने कहीं पर भी देखी होंगी जो लेडीज़ होती हैं, औरतें होती हैं, वो नदी के बीच में खड़ी होकर सूर्य की पूजा करती हैं। ठीक है। सूरज की पूजा करती हैं। तो सवाल का जवाब मिल गया। छठ पूजा के त्योहार के दौरान किस भगवान की पूजा होती है? सूर्य देव की पूजा होती है। कौन से भगवान की? सूर्य देव की पूजा होती है। इट इज सेलिब्रेटेड स्पेशली इन द इंडियन स्टेट्स ऑफ बिहार, झारखंड और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। ठीक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर भी छठ पूजा को धूमधाम से मनाया जाता है। एंड कोशी, गंडकी, साथ ही भागमती, लुम्बिनी और महादेश प्रोविंस ऑफ नेपाल। ठीक है। ये नेपाल की प्रोविंस है, यहाँ भी ये मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो छठ पूजा में सूर्य देव की पूजा करी जाती है। दुर्गा पूजा जो है वो वेस्ट बंगाल की फेमस पूजा है। अगला सवाल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की परीक्षा में यह सवाल पूछा जा चुका है। समझ गए गाइस? टमाटर में कौन सा अम्ल मुख्य रूप से पाया जाता है? अम्ल मतलब एसिड। जो आपका टमाटर होता है, कौन सा एसिड इसमें पाया जाता है इन चारों में से? ये देखिए, टमाटर में मुख्य रूप से साइट्रिक एसिड और मोलिक एसिड मौजूद होते हैं। मुख्य रूप से साइट्रिक एसिड और मोलिक एसिड। तो यहां पर ना तो साइट्रिक एसिड है ना मोलिक एसिड है, तो आप क्या आंसर लगाओगे? इसके अलावा टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, एस्कोर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी और अन्य कार्बोनिक अम्ल भी पाए जाते हैं, लेकिन साइट्रिक और मोलिक एसिड प्रमुख होते हैं। साइट्रिक और मोलिक एसिड सबसे अधिक मात्रा में टमाटर में होते हैं, लेकिन उसके अलावा
ऑक्जेलिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड भी होते हैं। तो एस्कॉर्बिक एसिड भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ऑक्जेलिक एसिड है, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड। लेकिन टमाटर में मुख्य रूप से साइट्रिक एसिड और मोलिक एसिड पाए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। समझ गए गाइस?